नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक उत्तम योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पढ़े थे, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, इन सब के विषय में हमने जानकारी दी थी आपको। इसके आगे हम बात करेंगे और चाल और वेग के विषय में देखते हैं और चाल और वेग के विषय में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं आपको। चाल, तो चाल वाले हमने इसमें बताया था कि तुम्हारे एकांक समय में जो जितनी दूरी तय करते हैं वो चाल होती। तो इसी में चाल अगर हम कहें राशि कैसी है तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। और चाल हमारी दो टाइप की होती है। पहली एक औसत चाल हम निकालते हैं, औसत चाल, और एक तात्क्षणिक या क्षणिक चाल निकालते हैं या तात्कालिक चाल, क्षणिक चाल। अब औसत चाल यानी क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय। अरे फार्मूला क्या होता? कुल दूरी बटे कुल समय। यानी जितना हमारी कोई अगर यात्रा हम कर रहे हैं, उस यात्रा में जितनी दूरी हम तय करेंगे, तो जितनी दूरी हम यहाँ से तय करेंगे और जितना हमारा समय लगेगा वो हमारी क्या निकलेगी? औसत चाल। अगर वहीं पे हम कह दें किसी सेकंड यानी किसी क्षण की बात कर दें, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें कि इस समय, मान लो अगर आप दिल्ली से आगरा की यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें मान लो अगर आप दिल्ली से 4 बजे चले, अब आगरा आपको मान लो 6 बजे पहुंचे आप वहाँ, तो मान लो आप 5 बजकर के कुछ सेकंड, मान लो 30 सेकंड पर जो समय कहें कि आपका वो समय कैसा था, तो वो आपको क्षणिक चाल के अंदर उस समय आपकी गाड़ी की चाल कैसी रही। तो अगर गाड़ी से आप जा रहे तो उस समय गाड़ी की चाल जो कितनी 5:30 पर जो स्पीड थी वो आपकी क्षणिक चाल में होगी। अगर कहें कि आप क्या बाइक से चलते हैं यानी मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो मोटरसाइकिल में कौन सी चाल दिखाता है स्पीड मीटर पे? तो वो यही होती है तात्क्षणिक चाल या क्षणिक चाल जो होती है वो स्पीड दिखाता है, ना कि वो औसत चाल। कुल यात्रा वाली स्पीड नहीं दिखाता, तुरंत दिखाता है कि आप जैसे एक्सीलेटर बढ़ाएंगे वैसे आपकी स्पीड बढ़ा के दिखा देगा कि इतनी चाल हो गई। तो वही चीज होती है ये चाल तुम्हारी मोटरसाइकिलों में। किससे मापते हैं इसको? स्पीडोमीटर से। जो मीटर लगा हुआ था उसका स्पीडोमीटर से इसकी चाल मापी जाती है। तो अब औसत चाल के लिए हम और क्या कह सकते हैं? यानी औसत चाल हमारा क्या? डेल्टा यस अपान डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं इसको? S2 - S1 अपान T2 - T1, ये लिख सकते हैं इसको। क्षणिक चाल को इसको क्या लिखोगे? यानी छोटे समय है यानी ds अपान dt। तो हमने क्या, जो अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको किससे? डेल्टा टी से। और जो छोटा समय हमारे लिए है तो क्या dt से हम इसको व्यक्त कर रहे हैं। यानी स्मॉल टाइम अगर है तो dt से, और अगर लार्ज टाइम है तो आपको क्या? डेल्टा टी से। अब चलो बात करते हैं वेग में। वेग, तो वेग जैसे हमारे इसमें क्या औसत चाल है और क्षणिक चाल है, वैसे इस पे आपका औसत वेग और क्षणिक वेग। तो वेग आपकी कैसी राशि होगी? सदिश वेग कैसी राशि होगी? सदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी आपकी। वेलोसिटी, वेग को क्या वेलोसिटी बोलते हैं? वेलोसिटी। अब अगर मान लो नहीं याद आ रहा तो इंग्लिश शब्द से कन्वर्ट कर लो कि वेक्टर वेलोसिटी यानी v से v, तो याद आ जाएगा कि कौन सी राशि बनती है? सदिश राशि। तो सदिश राशियां क्या होती है? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दिए हो, दोनों के अकॉर्डिंग ये
तुम्हारी क्या होंगी, सदिश राशि, जिनमें अगर अदिश राशि है तो क्या होती है, अदिश राशि में केवल केवल और केवल क्या होता है, परिमाण, केवल परिमाण होता है, इस पर दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। तो अगर चाल तुम्हारी है कैसी, अदिश राशि है, तो इसमें अगर परिवर्तन होगा तो किसके कारण होगा, केवल परिमाण के कारण, ना कि दिशा के कारण। अगर दिशा बदल रही है तो आपकी चाल नहीं बदलेगी, अगर दिशा बदल रही है तो चाल नहीं बदलेगी, कि अगर परिमाण बदल रहा तो आपकी चाल बदलेगी। तो ये चीज हो गई आपकी चाल में। लेकिन औसत वेग में अगर परिमाण बदल जाए या दिशा बदल जाए या दोनों बदल जाए या दोनों बदलें तो आपका क्या वेग बदलेगा, औसत वेग जो है तुम्हारा वेग है आपका क्या होगा, बदलेगा। अगर परिमाण मान लो एक चीज बदल रही है तो भी बदलेगा, दोनों बदल रहे हैं तो भी बदलेगा। अगर केवल चाल में है कि केवल परिमाण बदलेगा तो, बाकी तो नहीं। अगर मान लो आपसे कहें आप बाइक से जा रहे हो, अचानक मान लो घूमना पड़ जाए तुम्हें, सीधे जा रहे हैं आप, उसके बाद घूमना है तुम्हें, तो यहाँ पे आपकी चाल तो नहीं बदले, चाल नहीं बदल रही, लेकिन आपने इसमें घूमे, स्पीड आपने नहीं स्लो की, लेकिन तो तुम्हारी चाल तो नहीं बदलेगी, लेकिन वेग यहाँ पे बदल जाएगा तुम्हारा। तो क्योंकि दिशा बदल गई, परिमाण नहीं बदला लेकिन दिशा बदल गई, तो यहाँ पे तुम्हारा वेग बदलेगा। तो अब वेग आपका क्या हो जाएगा, औसत वेग। तो औसत वेग के लिए डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी, यानी विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता, कुल विस्थापन, विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे समय ही तो था हमारा वेग, विस्थापन बटे समय था। तो अब औसत है तो यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब क्षणिक के लिए हम क्या करेंगे, dt, तो dx अपान dt हो जाएगा। तो अब जिस समय की बात करेंगे, जो स्मॉल समय होगा या छोटा सा समय यानी क्षणिक समय होगा, उसके कारण जो हमें वेग ज्ञात करना होगा, उस समय जो हमारा विस्थापन होगा, उस समय जो हमारा टाइम होगा, वो हमारा क्या होगा, क्षणिक वेग होगा। अगर इसी में हम कहें और कि मान लो आपकी स्पीड क्या है, जीरो, स्पीड आपकी क्या है, जीरो, तो आपकी जो वेग होगा यानी वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो। अगर वेग तुम्हारी चाल जीरो है तो तुम्हारा वेग जीरो होगा। ये कह सकते हो कि अगर चाल जीरो है तो वेग जीरो होगा ही होगा, क्योंकि अब मान लो तुमने चला नहीं, मान लो कोई मान लो बाइक थी, बाइक से तुम आप यहाँ पे शुरुआत, जब तुम्हारी चाल ही नहीं है तो तुम्हारा विस्थापन कहाँ से होगा, जब विस्थापन नहीं होगा तो फिर तुम्हारा वेग आने की कोई बात ही नहीं बनती। तो अगर हम कह दें कि एक बाइक थी, तो बाइक में हो तुम्हारी चाल जीरो है, तो उसमें क्या क्या जीरो बन जाएगा। तो जब वेग तुम्हारी चाल जीरो हो गई तो तुम्हारा क्या वेग जीरो, विस्थापन जीरो, दूरी जीरो, ये सब चीजें क्या जीरो हो जाएंगे तुम्हारी। और स्पीड तुम्हारी क्या होती है, सभी सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक। जीरो हो जाएगी लेकिन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती, ठीक, ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती। अब तुम्हारा जो वेग होता है, वेग तुम्हारा क्या ऋणात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, उसके बाद शून्य भी होगा, और वेग चाल से कम ही रहेगा, चाल से कम या बराबर, चाल से कम या बराबर, ज़्यादा नहीं होगा, क्या ज़्यादा नहीं होगा तुम्हारा वेग जो है
चाल से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो वेग होगा आपका क्या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, चाल से कम भी होगा, बराबर भी होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि दूरी जो तुम्हारी होती है दूरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बताया था कि दूरी जो होती है तुम्हारी क्या हमेशा धनात्मक, वेग जो विस्थापन था तुम्हारा क्या था वो शून्य भी हो सकता था, शून्य भी हो सकता था, दूरी के बराबर भी हो सकता था, और उसके बाद ऋणात्मक भी हो सकता था यानी माइनस में भी हो सकता था, और दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसी अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि चाल क्या होती है, चाल तुम्हारी क्या फार्मूला क्या बनता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जब तुम्हारी दूरी ज़्यादा होगी तो तुम्हारी चाल ऑटोमेटिक ज़्यादा निकल के आएगी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। अगर यहीं पे आपसे एक बात और कहे कि मान लो एक कैसा वृत्ताकार पथ है, ठीक है, अब इस पर आपसे कह दे कि आपका क्या स्पीड 0 है, स्पीड 0 है, तो हमने बताया स्पीड 0 थी, तो वेलोसिटी आपकी क्या थी 0, वेलोसिटी आपकी क्या थी 0। अगर यहीं पे कह दे वेलोसिटी आपकी 0 है, इस वृत्ताकार पथ पे, इस वृत्ताकार पथ पर कह रहा है कि वेलोसिटी जो है आपकी क्या है 0, वेलोसिटी जो है आपकी 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि स्पीड इसकी 0 होगी? क्या हम इसको कह देंगे कि स्पीड 0 होगी? नहीं कह सकते कि 0 है कि नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो अगर यहाँ तक आया तो इसका क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, विस्थापन, विस्थापन तो 0 हो गया इसका। अब विस्थापन 0 हुआ तो क्या वेग 0 हो गया तुम्हारा, परंतु चाल क्या 0 हुई? चाल क्या 0 हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक चक्कर पूरा किया, तो चक्कर कितना हुआ इसका 2πr। अब 2πr इसकी क्या हो गई दूरी, विस्थापन तो 0 हुआ लेकिन इसकी दूरी कितनी हो गई 2πr। अब 2πr में जितना समय इसने लिया, जितना समय इसने लिया वही समय होगा, यानी टी समय। अब टी समय में ही तो निकलेगा, यहाँ तक आएगा तो जो समय लगाएगा वो टी समय होगा, तो दूरी हो गई बटे समय हो गया, तो क्या 0 निकला? नहीं है, तो यानी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये नहीं कह सकते कि अगर आपका वेग 0 है तो स्पीड आपकी 0 होगी कि नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, कह नहीं सकते कि 0 भी होगी कि नहीं है। तो दोनों कंडीशन बनेंगी, 0 भी हो सकती है यानी स्पीड 0 भी हो सकती है और स्पीड आपकी डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 हो भी सकती है, 0 नहीं भी हो सकती, दोनों बातें बनेंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब करते हैं। यदि x बराबर, यदि x बराबर 3t, यदि x बराबर, यदि x बराबर 3t प्लस 6t प्लस 6t प्लस 1, यदि x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 एक विस्थापन का समीकरण है, तो 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर और 3 सेकंड पर और 0 से 3 सेकंड, 3 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए।
अब इसमें कैसे क्या करेंगे, अब कह रहा है यदि एक समीकरण है क्या, x बराबर 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, एक किसका, विस्थापन का समीकरण है, विस्थापन दे रखा है ये, तो कह रहा 3 सेकंड पर और 0 से 3 सेकंड पर, यहीं पे है कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, क्योंकि 3 सेकंड की बात कही, यानी जो तो आपका है dx अपान dt, dx अपान dt कितने पर, 3 सेकंड पर, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 से 3 सेकंड की बात कही, तो यहाँ कौन सा डेल्टा, इस वाले के लिए क्या बनाएंगे डेल्टा x अपान डेल्टा t, इसके लिए डेल्टा x अपान डेल्टा t, और इसके लिए ds अपान dt। तो हमारा इसके लिए अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि t के सापेक्ष, क्योंकि समीकरण किस पे है, t के सापेक्ष है, तो कर देंगे। तो क्या बन जाएगा dx अपान dt बराबर 6t प्लस 6 प्लस 0। अब ये हमारा क्या होता वेग, अब कितने पे कहा 3 सेकंड पर, यानी t बराबर क्या है 3, तो t बराबर 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा t बराबर 3 पर, तो 6 इंटू 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 6 का 18 प्लस 6, तो 18 प्लस 6 कितना 24, तो 24, तो ये आपका क्या आ गया dx अपान dt, dx अपान dt कितना आया 24, कितने पर 3 t बराबर 3 पर, t बराबर 3 सेकंड पर आपका जो आया कितना 24। अब ये किस पे, मीटर पे, अगर इकाई है तो मीटर पे, अगर किलोमीटर पे है तो किलोमीटर, तो मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया क्या वेग, कितने समय पर 3 सेकंड पर क्योंकि dx अपान dt क्या होगा v, तो v बराबर आ गया आपका 24 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपका आ गया किसके लिए, t बराबर 3 सेकंड, यानी तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग या क्षणिक वेग। अब बात करेंगे 0 से 3 के लिए। अब 0 से 3 के लिए क्या, आपका समीकरण ये है, तो इसकी अब दूरी हमारी ये है, तो क्या होता डेल्टा x बटे डेल्टा t को हम क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। अब x2 हमारा क्या, इससे निकालेंगे कितने के लिए, x2 के लिए। अब समीकरण हमारा ये है, तब x2 निकालने के लिए हमें क्या t बराबर 3 रखेंगे, तभी तो निकलेगा x2, तो t बराबर 3 रखो। समीकरण क्या है x2 के लिए 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 प्लस 1। अब x बराबर क्या 3, यहाँ पे t बराबर 3, t बराबर 3, तो t बराबर 3 के लिए अब रखें तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा x2 का मान 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27 प्लस 6 त्रिका 18 प्लस 1, कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 1 16 की 6 1 2 1 3 और 3 और 1 4, यानी x2 का मान कितना आ गया 46। अब ये क्या मीटर पे, अगर मीटर है तो मीटर। अब x1 के लिए क्या t बराबर क्या है 0। अब जहाँ जहाँ t है तो वहाँ 0 करोगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि t बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो x1 बराबर आ गया 1 मीटर। अब रख देते हैं इसमें, तो x2 का मान कितना है 46, तो डेल्टा x अपान डेल्टा t बराबर 46 माइनस 1 अपान 0 से 3, तो यहाँ पे क्या है t2 का मान कितना है 3, यहाँ पे t1 माइनस t1 कितना है 0, तो रख देंगे 3 माइनस 0, तो डेल्टा x अपान डेल्टा t बराबर कितना आ जाएगा 45 अपान 3। अब 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा डेल्टा x अपान dt बराबर 3 × 5 15 से 45, तो कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया आपका औसत वेग, ये क्या आया
औसत वेग के लिए dx/dt, यानी औसत वेग आ गया 15 मीटर पर सेकंड, और आपका जो 3 सेकंड पर वेग क्या था, 24 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या था, dx/dt, यानी तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग या क्षणिक वेग, जितना बोले। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और। अगर आपसे कहे कि एक समान त्वरण से कोई गतिमान है, अगर आपसे कहता है कि एक समान वेग से गतिमान, एक समान त्वरण से, तो अगर कहता है क्या कि यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है और किसी समय अंतराल में उसका वेग v u से v हो जाता है, कह रहा है अगर कोई पिंड है एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है और वेग क्या हो गया, किसी समय अंतराल में उसका वेग हो गया u से v, तब औसत वेग क्या होता है, तब उसका औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के दोनों को जोड़ करके उसका आधा करते हैं, यानी औसत निकालते हैं उसका, तो u प्लस v बाई 2, तब उसका औसत वेग हो जाएगा u प्लस v बाई 2। यदि कोई पिंड किसमें एक समान त्वरण से गतिशील हो, साथ में ही क्या कह रहा है, पथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर, पथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर उसका वेग क्या u से u एवं v है, u एवं v है, तो पथ के मध्य बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो पथ के मध्य बिंदु पर उसके वेग के लिए आपको v m यानी मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु के लिए m बराबर अंडर रूट के अंदर क्या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपान 2, अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपान 2, ये आपका क्या पथ के मध्य बिंदु के लिए उसका वेग हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चाल, औसत चाल में हमने 2 पॉइंटों पे डिस्कस किया था। 2 पॉइंट थे हमारे क्या, एक जब हमारा समय बराबर हो, एक दूरी जब बराबर थी। जब समय बराबर था तब हमने क्या बताया था कि जब समय बराबर थे तो हमारा समय, आधे समय की बात करें या समय पूरा बराबर ही हो, तब हमने कहा था कि आपको दोनों वेगों को जोड़ करके हाफ कर देना, यानी v1 प्लस v2 बाई 2 करना है जब समय बराबर था। जब समय बराबर था तब हमने कहा था v1 प्लस v2 बाई 2 करना। वहीं पे अब एक बात और थी कि अगर दूरी बराबर थी, दूरी बराबर थी, तो दूरी बराबर में जब दूरी अगर बराबर कह दे तो उसके लिए क्या 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये दोनों फार्मूले हमने बताए थे कि अगर दूरी बराबर कह दे तो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, और अगर समय बराबर कह देता है तो v1 प्लस v2 अपान 2। इसमें समय बराबर होगा तो किस टाइप से, या तो कह देगा आधे समय में इतनी दूरी तय करता है, आधे समय में शेष दूरी को तय करता है, तो आधे समय की बात कहता है तो v1 प्लस v2 अपान 2। अगर कह देता है कि आधी दूरी, तो दूरी बराबर हुई, आधी दूरी किस वेग से, v1 वेग से, आधी दूरी किससे, v2 वेग से तय करे, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा v1 2v1 प्लस v1 v2 2v1 v2 प्लस अपान v1 प्लस v2, यानी दूरी बराबर हुई। तो आपको करना है क्या 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इन दोनों के बाद एक पॉइंट और है आपका, क्या, अगर दूरी बराबर ना हो, अगर दूरी बराबर ना हो, तो जब दूरी बराबर नहीं होगी तो फार्मूला क्या बनेगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। अगर दूरी आपकी नहीं बराबर है तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये बन जाएगा। अब कुल दूरी मान लो अगर आपकी कितनी 2 है, एक क्या है s1 है प्लस एक क्या है s2 है, और समय क्या होंगे फिर t1 प्लस t2, ये तुम्हारी कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगी औसत चाल के लिए यहाँ पे। जब क्या दूरी बराबर नहीं थी उसके लिए, अगर यहीं पे कह देता है क्या समय और वेग में कह दे, तो दूरी दे ही ना, तुमसे दूरी पूछ ले, और जब दूरी ना दे हो क्या हो, दिए हो समय और वेग दिए हो, तो क्या फार्मूला बन जाएगा। तो अब तुम्हारी जब दूरी क्या होती है, चाल गुणते समय, दूरी क्या होती है, चाल गुणते समय, दूरी क्या होती है, चाल गुणते समय। तो अब जहां दूरी होगी तो वहां चाल गुणते समय करेंगे, तो जब दूरी ना दी हो तब उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, औसत वेग,
औसत वेग यानी v बराबर, तो चाल आपकी क्या होगी, v1 होगी, समय क्या होगा, t1 होगा, प्लस दूसरी चाल क्या होगी, v2 इंटू दूसरे के लिए t2 प्लस डॉट 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 ये अंत तक v1 इंटू यानी t1, v1 इंटू t1, v2 इंटू t2 अपान t1 प्लस t2 प्लस आगे डॉट डॉट। तो अगर समय दिए हो और वेग दिए हो, समय दिया हो और वेग दिया हो, तो उन दोनों का गुणा कर दोगे तो दूरी आ जाएगी, तो वही बन जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय के अकॉर्डिंग, तो दूरी हो जाएगी, फिर ये दूरी हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये आ जाएगा। इसी पे एक ट्रिक बनती है आपकी, अगर दो दूरियां हो उनके उसके लिए अगर कह देता है कि अब ट्रिक कहाँ से यहीं से निकलेगी, कैसे देखो, तो दूरी आपकी क्या है, कुल दूरी होगी, तो कुल दूरी को क्या हम टोटल लिख देंगे, कुल दूरी यानी यस, ठीक, यस1 प्लस यस2 लिख दो, ठीक, यस1 प्लस यस2। अब समय आपका क्या होगा, जब समय क्योंकि अलग अलग होंगे तो समय निकालना पड़ेगा तुम्हें, अगर कह देता है तो समय निकालना पड़ेगा, मान लो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे यस1 प्लस यस2 हो गई दूरी आपकी, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी होगी यस1 प्लस यस2 बटे चाल आपकी समय के, क्योंकि t1 और t2 होते, t1 और t2, तो समय आपका t1 के लिए, t1 बराबर क्या बन जाएगा तुम्हारा, दूरी क्या होगी यस1 उसके लिए, चाल क्या होगी v1, दूरी होगी यस1, चाल क्या होगी v1, तो क्या लिख दोगे यस1 अपान v1 प्लस t2 समय के लिए यस2 अपान v2, यस2 अपान v2। जब वेग दिया हो और दूरी दी हो, औसत वेग पूछ ले, तो डायरेक्ट निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, अब हम इस एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लोगे तो ये पोर्शन आपका ऊपर जाएगा, तो यस1 प्लस यस2 इंटू v1 v2 बटे v1 v2, यस1 प्लस यस2 v1 v2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी v2 यस1 प्लस v1 यस2, ये आपका क्या बन जाएगा फार्मूला। तो कहे क्या, कुल दूरी, अब कुल दूरी अगर आपसे कहता है तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक। चलिए जैसे कह दे, यदि कोई कार अपनी यात्रा की 2/3 दूरी v1 चाल से तथा शेष दूरी v2 चाल से, शेष दूरी v2 चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, कार की औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल क्या होगी, अब यहाँ पे हमने क्या कि कुल दूरी, अब कुल दूरी हमारी क्या है 2/3 प्लस जो शेष दूरी, अब यानी कोई दूरी अगर मान लो क्या है 3 है, तो उसका क्या 2/3 भाग उस पहले तय हो गया, बचा कितना 1/3 भाग, तो शेष दूरी 1/3 भाग क्या v2 उससे, तो वही चीज़ है कि जो v1 है और यस1 है, तो v1 का मान कितना है v1 है, और यस1 का मान कितना है 2/3, और यस2 का मान कितना है 1/3 यक्स लगा दो अगर यक्स करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं हमें क्योंकि डायरेक्ट से करना है।
तो V1 और S1 और S2 और V2 बराबर V2 है, इतना है। तो वही चीज़ है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमने क्या कहा कि अगर S1 कुल दूरी क्या है आपकी, S1 और S2, तो टोटल आपका काम क्या करेगा, ये यहाँ पे x को इग्नोर करो, ठीक। तो x क्योंकि नीचे भी रहेगा ऊपर भी जाएगा, तो x से x कैंसिल होगा, तो 3 आपका किसका काम करेगा, दूरी का। वही तो आपका फार्मूला बनेगा सीधे जा करके 3v1 v2 v1 v2। अब आगे क्या था, v1 प्लस आगे क्या v2 प्लस v1। अब उसके आगे क्या S1। अब S1 में तुम्हारी जो दूरी है क्या 2/3, तो 2/3 में जो आगे यानी ऊपर का अंक है उसको हम आगे लिखेंगे, नीचे वाला हमारा ऊपर हो गया और ये ऊपर पहुंच गया, क्योंकि 2/3 हम ऐसे लिखते 2/3 बट अपान v1 करते तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाता है, ये इधर का इधर आता है, तो 2/3 को 3 हमारा उसमें ऊपर गया, तो v1 v2 हमारे ऊपर गया प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो यही चीज़ थी यहाँ पे। तो अब ये हमारा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे v1 इंटू अब S2 के लिए ये, तो S2 में क्या 1 है, तो यहाँ पे 1, ये हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला। तो क्या बन गया 3v1 v2 अपान 2v2 प्लस v1। ये आपका अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहता है तो उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला बनता है कि अगर 1/3 या 1/3 दूरी को v1 चाल से और शेष यानी 2/3 को v2 चाल से तय करता है, तो उसकी कार्य की औसत चाल क्या हो जाएगी। तो भी आपका इसको इसके साइड लिख देना है बस जा करके, क्योंकि ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा, तो v2 प्लस 2v1 हो जाता है। तो इसको समझना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कोई कार, सीधी सड़क पर चलती हुई कोई कार कुल दूरी का 1/3 कुल दूरी का 1/3 कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर से 1/3 भाग 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल क्या होगी, तो इसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। अभी हमने बताया कि अगर क्या 1/3 कहे 2/3 कहे किसी टाइप का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधे फार्मूला बेस्ड में पहुंचना कि जो हमारा क्या, अब 1/3 को क्या लिखते हो 1/3 लिखोगे, तो ये क्या S1 काम करेगी, S2 के लिए क्या, अब 1/3 है तो बचा कितना 2/3, तो यानी S2 कितना हो जाएगा 2/3। अब V1 कितना है, V1 आपका कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने कहा था कि जो नीचे होगी वो कुल दूरी का काम करेगी, तो नीचे क्या है 3, टोटल 3 हो गया, कुल दूरी क्या हो जाएगी 3, तो 3 आपका हो गया। ऊपर फिर V1 और V2, 3v1 v2 बन गया था हमारा फार्मूला। ये अगर चौथाई कह देता तो 4 हो जाता तुम्हारा जितना बोलता तो। अब कितना बचा V1 और V2
फिर नीचे हमने कहा था V2 प्लस V1 लिखना, उसके बाद जो जिस क्रम में है उसी क्रम में लिख देना। तो S1 की पहला है तो S1 क्या है 1 है, S2 कितना है 2 है, तो S1 हमारा पहला क्रम था, S2 यानी S1 की जगह पे क्या है 1, S2 की जगह पे 2, S2 की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया। अब बस फार्मूले में रख दिया, सीधे आंसर आ जाएगा 3 × 20 × 60 अपान V1 का मान कितना है 20, तो यहाँ पे कितना है V2, तो V2 का मान कितना है 60 प्लस V2 का मान 60 हो गया, V1 का मान 20, तो 20 × 2 क्या हो जाएगा, जोड़ लो 3 × 60 × 20 अपान 60 प्लस 2 से इसमें तो कितना 40 हो जाएगा, 60 प्लस 40 कर देंगे तो क्या हो गया 3 × 60 × 20 अपान कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 36 18 दूना 36, तो कितने आ गए 36। अब किस में है किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इकाई जरूर ध्यान रखें हर चीज़ में। तो किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटा यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो गई। ये समय बचाएगा तुम्हारा। अब उसको बेसिक से करोगे तो बहुत समय लगाएगा, फिर उसमें कुल दूरी करोगे, फिर मानोगे कि कुल दूरी x है उसका 1/3 भाग इतना, फिर उसके बाद करोगे तो उसमें बहुत समय लगाएगा, इसको आसानी से कर ले जाओगे इतना। हमने अब कुछ बात और करेंगे कि हमारी जो हमने गति के समीकरण बताए थे, किसने गैलीलियो ने दिए हैं, तो वो हमने बात की थी 3 समीकरण थे। पहला समीकरण क्या था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण थे। इस पे अगर एक कहता है कि इतना यानवें सेकंड या टीवें सेकंड में, यानवें सेकंड या टीवें सेकंड में, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है क्या, x बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। अब इतना तो है, ये तुम्हारे थे किसके, गैलीलियो ने जो समीकरण दिए थे क्या थे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तुम्हारे समीकरण। अब यहीं पे अगर कहता है कि तुम्हारी गति कैसी हो, ऊर्ध्व गति हो, अगर ऊर्ध्वगति का मतलब कि पृथ्वी से एक ऊपर की ओर, पृथ्वी से हम कोई पिंड को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं और ऊपर से कोई पिंड नीचे की ओर आता है तो समीकरण क्या बनते हैं, तो जहां पर अगर हम पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण आपका कहाँ नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किसकी नीचे की ओर, तो पिंड हम क्या ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, पिंड को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे फार्मूले। तो अब यहाँ पे जहाँ पे आपका ए होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं जी, और जहाँ पे आपका यस होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं एच। तो गुरुत्वीय त्वरण के दिशा के विपरीत, यानी गुरुत्वीय त्वरण के दिशा के विपरीत समीकरण बन जाएंगे कुछ, गुरुत्वीय त्वरण के दिशा के विपरीत। अब दिशा के विपरीत हो रहा तो यहाँ पे क्या उल्टा हो, जब विपरीत यानी विरोध हो रहा त्वरण का, तो क्या v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि विपरीत है तो माइनस, विपरीत है तो माइनस, विपरीत है तो माइनस, क्योंकि दिशा के विपरीत था, तो v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा s बराबर यू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, 2GH। अब यहीं पे जब ऊपर की ओर जाता है तो क्या v आपका क्या हो जाता है 0, अंतिम वेग आपका क्या होता है 0, v क्या होता है, v आपका होता है क्या अंतिम वेग, अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, g आपका क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण, जी आपका क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण, टी क्या है, टी है आपका क्या समय, टी क्या है समय। तो जब पिंड को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो v बराबर 0 भी लिखते, क्योंकि हमें अंतिम वेग तो पता नहीं, तो v बराबर 0 हो जाता। अब यहीं पे अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या समीकरण बन जाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, वी बराबर u प्लस जी टी, दूसरा क्योंकि अब नीचे आ रहा था, यानी अब इस पे तो विरोध हो नहीं रहा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, 2GH। अब यहाँ पे क्या तुम्हारा 0 रहता है u, यहाँ पे u 0 रहता है, क्योंकि अंतिम वेग लास्ट में नीचे आएगा, तो यहाँ पे जब ऊपर से नीचे पिंड छोड़ता है तो u 0, और नीचे से तुम्हारा कोई चीज फेंका जाता है तो उसका क्या v 0 होता है। तो अगर यहाँ पे u 0 कर दोगे तो क्या समीकरण बन जाएगा, v बराबर जी टी, यस बराबर हाफ, यस की जगह पे क्या लिखना है यच, यस की जगह पे यच, यच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, 30 वी स्क्वायर बराबर आपका 2GH, वी स्क्वायर बराबर 2GH, ये बन जाएंगे। अब इसी पे अब संबंध की बात अगर बताएं कि संबंध कुछ बनेगा समय के सापेक्ष उसका, समय के साथ है उसका, और वेग के साथ में कुछ बनेंगे, ऊंचाई के साथ समय के साथ, और ऊंचाई के साथ वेग के साथ बनेंगे कुछ संबंध। क्या अगर समय के साथ देखें तो क्या है एच बराबर क्या है, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है, तो हाफ जी टी स्क्वायर है आपका, तो इधर देखेंगे तो किसके, ये आपका क्या है नियतांक है ये, तो डायरेक्टली देखेंगे तो क्या अगर टी है किसके अनुक्रमानुपाती, टी अनुक्रमानुपाती आपका क्या रूट एच के। अब यहीं पे अगर T1 कह दे, T1 तो क्या अनुक्रमानुपाती क्या है H1, T2 कह दे तो अनुक्रमानुपाती आपका किसका H2 के। तो T1 अनुपाते अगर T2 की बात कहता है तो अंडर रूट के अंदर H1 अनुपाते H2, H1 अनुपाते H2, ये बन जाएगा। वेग के लिए देखें अगर तो वेग आपका क्या है वी स्क्वायर बराबर 2GH। तो अब ये तुम्हारा नियत है यहाँ पे, इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं, तो क्या बचा H, तो H बराबर क्या हो गया वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर H, तो V बराबर रूट H, तो V1 बटे V2 बराबर क्या बन जाएगा H1 अनुपाते H2, V1 अनुपाते V2 तो H1 अनुपाते H2 रूट के अंदर। तो ये आपके समीकरण बन जाएंगे। इन्हीं पे और आगे हम अगले क्लास में बात करेंगे।